नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन साइबर सिपाही में। हमेशा की तरह वही निवेदन करूंगा, आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा कि आप तक ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे को एवीओके का संकेत दे दीजिएगा, फिर हम इस लाइव में आगे बढ़ते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि आप तक मेरी आवाज और ये वीडियो दोनों ठीक तरह से आ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। लाइक का बटन दबाने के बाद भी आप लोग वीडियो में आगे बने रहिएगा। आप लोग इस वीडियो के लिंक को शेयर भी कर लीजिएगा, जहां पर भी आप लोग शेयर करते हैं अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपनी प्रोफाइल्स पे, अपने स्टेटस पे, ताकि अधिक से अधिक साथी आज के इस लाइव में जुड़ सके। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे, जिसपे कि शायद देश का मेन स्ट्रीम मीडिया बात करके राजी नहीं है, लेकिन हमें इस पे बात करनी लगी कि जरूरी है। तो मैं आपके सामने इस मुद्दे पे आज बात करूंगा कि क्या अब हमारे देश के माननीय न्यायालय चलेंगे कानून से या फिर चलेंगे आसमानी किताब से। छोटा लाइव करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं होगा। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। लाइक और शेयर का कार्य कर लीजिएगा। और एवीओके का संकेत मेरे को मिल गया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए। आइए फटाफट से कुछ औपचारिकताएं निभा लेते हैं जो कि चैनल को चलाने के लिए जरूरी होती है। आपकी स्क्रीन पे ये जानकारियां फ्लैश हो रही हैं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ये डिटेल्स आपको काम आएंगी। यूट्यूब पर हमारा चैनल है मिशन साइबर सिपाही के नाम से, जिस पर आप इस वक्त ये लाइव देख रहे हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिएगा। दो बैकअप चैनल्स है, एक का नाम है स्ट्रीमिंग इंडिया और दूसरे का नाम है नीचे का नाम है। आप लोग उन दोनों बैकअप चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन अवश्य कर लीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और कू ऐप, ये सभी लिंक्स हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे जहां पे साइबर सिपाही की टीम एक्टिव रहती है और आपको नई नई पोस्ट वहां पे मिलती रहती है। कोई भी जरूरी जानकारी हमें देनी हो तो सिर्फ और सिर्फ ईमेल के माध्यम से भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है cybersipahi@gmail.com। उसके बाद में मेरे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेटीएम, गूगल पे, फोन पे एंड यूपीआई, ये चारों चीजें एक ही नंबर पे है और वो नंबर है 9891002380। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारे लाइव सेशन अच्छे लगते हैं, साइबर सिपाही का काम समझ में आता है, पसंद आता है, अच्छा लगता है, या फिर मैं कहूं कि रोज रात को 10 बजे यहाँ पे आना, हमसे मिलना जुलना, बातें करना आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये चैनल नहीं आपके दिल की आवाज है, वो सारी बातें जो आपके दिल में उमड़ती है, पनपती है, बस उनको आवाज देने का काम किया है शुभम भाई ने या साइबर सिपाही ने, तो आप लोग हमारे चैनल को और हमारे मिशन को अपना आर्थिक बल दे सकते हैं। आपके पास में माध्यम है पेटीएम, गूगल पे, फोन पे एंड यूपीआई, और सपोर्ट करने के लिए नंबर है 9891002380। आप लोग चलते हुए लाइव में अपने कमेंट सुपर चैट के माध्यम से भेज सकते हैं, अपने सवाल सुपर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, सुपर स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी वीडियो के बाद में वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स के माध्यम से भी कमेंट्स कर सकते हैं, चैनल पे ज्वाइन बटन दबा करके मेंबरशिप ले सकते हैं। ये सब भी वो माध्यम है जिनके जरिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। भारत के बाहर से देखने वाले हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पेपैल के माध्यम से, paypal.me/साइबर सिपाही, और अंत में हमारी अकाउंट डिटेल्स है, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ये जानकारियां आपको काम आएंगी। आइए मेरे दोस्तों विषय की ओर बढ़ते हैं। विषय, क्या अब हमारे देश के माननीय न्यायालय कानून से चलेंगे या फिर चलेंगे किसी दूसरी किताब से? बड़ा सवाल। और यह सवाल क्यों पूछा, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इस विषय पे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया शायद इनको तवज्जो नहीं दे रहा है या आंख बंद करके बैठे हैं बहुत सारे लोग। उनको लग रहा है कि आंख बंद करके बैठेंगे तो समस्या हमारे पास नहीं आएगी, समस्या हमारे बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई है। मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूं मेरे दोस्त, जरा एक खबर की ओर चलते हैं, आपको समझ में आएगा आज हमने यह विषय क्यों लिया है। पहली बीवी को नहीं खिला पा रहा जो हरा टिड्डा, उसे दूसरे निकाह का अधिकार नहीं। जो पहली बीवी को ठीक से नहीं पाल सकता, खिला पिला सकता, उसकी देखरेख कर सकता, उस मोमिन को दूसरे निकाह का अधिकार नहीं। प्रयागराज कोर्ट ने आसमानी किताब का हवाला देकर के सुनाया फैसला। गौर कीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, प्रयागराज कोर्ट ने आसमानी किताब का हवाला देकर के सुनाया है फैसला, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। 3 बच्चों के अब्बा की याचिका खारिज कर दी गई। क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको अंदर के पेजेस भी दिखाना प्रारंभ करता हूं, देखिएगा। ये प्रयागराज की न्यूज है।
कल यानी कि 10 अक्टूबर 2022 को वहां पे एक फैसला आया। वो फैसला क्या है मैं आपको वो भी सुना देता हूं, और क्या है पूरा मामला वो भी आप समझ जाएंगे जब हम अंदर के पेजेस को निकालना शुरू करेंगे। मैं स्पष्ट कर दूं, ऑफ इंडिया के हवाले से एक खबर मैं आपके सामने फ्लैश कर रहा हूं, मैं सिर्फ खबर को पढ़ने का काम कर रहा हूं। चलिए अंदर के पेजेस एक बार देख लेते हैं। प्रयागराज हाई कोर्ट ने दो निकाह करने वाले एक व्यक्ति के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में सोमवार यानी कि कल बीता कल 10 अक्टूबर 2022 को सुनवाई करते हुए कहा कि आसमानी किताब के अनुसार एक मोमिन व्यक्ति दूसरा निकाह तभी कर सकता है जबकि वह अपनी पहली बीवी और बच्चों को पालने में सक्षम हो। यदि वो मोमिन उनको पालने में असमर्थ है, सक्षम नहीं है, तो उसको दूसरा निकाह करने का कोई अधिकार नहीं है। ये कहना है माननीय जज साहब का, लेकिन हवाला दिया है आसमानी किताब का। अदालत ने उस किताब के सूरा 4 आयत 3, कौन सी किताब ब्रैकेट पे लिखा हुआ है, सूरा 4 आयत 3 का हवाला देते हुए कहा कि दूसरा निकाह तभी किया जा सकता है जबकि शोहर अपनी पहली बीवी और उससे हुए बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम हो। यह बात सभी मोमिनों के ऊपर लागू होती है। और उसके बाद अदालत ने शोहर अजीजुर रहमान की याचिका खारिज कर दी। बात समझिए, एक याचिका वहां पे दायर हुई थी। ये अजीजुर रहमान गया था माननीय हाई कोर्ट में प्रयागराज में ये याचिका लेकर के कि मेरा दूसरा निकाह मैंने किया है उसको जायज ठहराया जाए, मेरे उस दूसरे निकाह को वैलिड करार किया जाए। तो वहां पे माननीय न्यायालय ने ये फैसला दिया कि नहीं जी, आपका दूसरा निकाह जो है वो वैलिड नहीं हो सकता, उसको हम मान्यता नहीं दे सकते, क्योंकि जो आपकी किताब है। अब गौर करने वाली बात क्या है, यहां पे देश का कानून चलेगा, संविधान चलेगा, या आप उनकी किताबें लेकर के अब सूरा नंबर 4 आयत नंबर 3 निकाल करके जज साहब पढ़ के बता रहे हैं कि जी आपकी इस आयत में ये लिखा हुआ है, और उसके बेसिस पे न्यायालय फैसला कर रहे हैं। हालांकि इस फैसले को लेकर के बहुत सारे लोग खुश भी हैं कि चलो ठीक है, अच्छा फैसला है। मेरी जो आपत्ति है वो फैसले के ऊपर नहीं है कि फैसला अच्छा है या बुरा है। मेरी आपत्ति फैसले के ऊपर यह भी नहीं है कि फैसला सही किया या गलत किया। मेरी आपत्ति उस तरीके के ऊपर है जिस तरीके से यह फैसला किया गया। भाई कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड, देश का कानून, देश में संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके हर तरह के हर चीज के कानून बने हुए हैं, हर चीज की धाराएं बनी हुई हैं। तो संविधान को पढ़ के, संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी यही फैसला आता। हमारे संविधान में भी यही लिखा हुआ है। संविधान के ऊपर अगर आप जाते हैं तो भी यही कहते हैं कि भाई आप पहले वाली का रख नहीं पा रहे और दूसरी से कैसे कर लोगे। तो मेरी आपत्ति तरीके पे है। आपको संविधान की किताबें पढ़ के, आपको देश के कानून की किताबें पढ़ के, उन कानून की किताबों में से कोटेशन निकाल करके ये फैसला देना चाहिए था। फैसला तब भी यही होता जो कल दिया गया है। मेरी आपत्ति फैसले पे नहीं है, मेरी आपत्ति तरीके पे है। आपने एक गलत परिपाटी सेट करी है जज साहब, एक गलत परिपाटी, एक गलत संदेश जाएगा। अब कल को सारे फैसले क्या वही किताब पढ़ के किए जाएंगे? क्या आसमानी किताब पढ़ करके उनके पन्नों को खंगाल के ही फैसले किए जाएंगे? क्या हर फैसले में, हर विवाद में वो किताब सामने लाई जाएगी और फिर कहा जाएगा देखो जी इस किताब में ये लिखा है? फिर संविधान की क्या आवश्यकता? ये मेरा सवाल है, ये मेरा प्रश्न है। मैं कहीं भी गलत हूं तो मुझे बताइएगा, लेकिन देश का एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते मुझे पूरा अधिकार है मैं अपने दिल की बात यहां पे रखूं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ना तो मैं यहां पे किसी माननीय माइलॉर्ड्स की, जज साहब की अवहेलना कर रहा हूं, अवमानना कर रहा हूं, या किसी का अपमान करने के इरादे से ये लाइव वीडियो बना रहा हूं। ना ही मैं माननीय न्यायालय के ऊपर में कोई अवहेलना या अपमानजनक कोई बात करना चाहता हूं या कर रहा हूं, लेकिन मैं इस देश का एक स्वतंत्र नागरिक हूं और मुझे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की एक स्वतंत्रता है मेरी भी। और मेरा बड़ा मासूम सा सवाल है कि क्या अब हमारे देश में ये जो केसेस होंगे, ये संविधान के पन्ने पलट के उनके ऊपर फैसला दिया जाएगा या किसी और किताब का हवाला देके फैसला दिया जाएगा? ये मेरा प्रश्न है। आप लोग भी अपने विचार रखिएगा। मैं इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें आपके सामने फटाफट से फ्लैश कर देता हूं। पहले मैं आपको अंदर के कुछ पेजेस और दिखाता हूं। स्मिता दीदी लिखती हैं, द जज शुड नॉट रेफर टू आसमानी किताब, ही शुड रेफर टू अवर संविधान। यू आर करेक्ट, थैंक यू।
बस यही मेरा सवाल है, आपने पकड़ लिया। आज का मेरा मुद्दा इतना सा है, और मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, मैं यहाँ पे ना न्यायालय का अपमान करने के लिए बैठा हूं, ना मैं किसी जज साहब का अपमान करने के लिए बैठा हूं। मेरा सवाल बड़ा मासूम सा है, और जितने साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप लोग बताइएगा आपकी क्या राय है। क्या आप मेरी राय से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप मुझसे सहमत हैं तो बताइएगा, अगर मुझसे असहमत हो तो भी बता दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से। चलिए और पेजेस देख लेते हैं एक बार अंदर के। नेक्स्ट पेज, क्या था यह पूरा मामला? देखिए, न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी जी और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार जी की पीठ ने कहा, क्या कहा वो आपने सारा देख ही लिया। यहां पे मोमिन को खुद ही पहली बीवी के रहते दूसरे निकाह करने से बचना चाहिए। आसमानी किताब भी एक बीवी के साथ न्याय न कर पाने वाले मोमिन व्यक्ति को दूसरे निकाह की इजाजत नहीं देता। बार 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 उस आसमानी किताब का हवाला दिया गया। ये मामला वहां तक कैसे पहुंचा ये भी आप लोग समझ लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीजुर रहमान और हमीदुन निशा का निकाह 12 मई 1999 को हुआ था, यानी कि लगभग लगभग आज से 23 साल पहले। वादी जो बीवी है हमीदुन निशा, वो अपने अब्बा की इकलौती संतान है, जिसके चलते उसके अब्बा ने अपनी सारी संपत्ति उसको दान कर दी है, यानी कि बीवी को। वो महिला अपने 3 बच्चों के साथ में अपने 93 वर्षीय अब्बा की देखभाल करती है, और उसके शौहर ने यानी कि अजीजुर रहमान ने उसको बिना बताए दूसरी औरत के साथ में निकाह कर लिया, और दूसरी औरत से बच्चे भी पैदा कर लिए। शौहर ने पहले फैमिली कोर्ट में दूसरी बीवी को अपने साथ रखने के लिए केस दायर किया था, क्योंकि पहली बीवी ने इस पे आपत्ति उठाई थी। हमीदुन निशा ने इसके ऊपर में आपत्ति उठाई, सवाल उठाए कि जी मैं आपके इस दूसरे निकाह को नहीं मानती। तो फैमिली कोर्ट में यह मामला गया। फैमिली कोर्ट में शौहर ने बोला कि जी मेरे दूसरे निकाह को स्वीकार किया जाए और मेरी दूसरी पत्नी को मेरे साथ रहने का अधिकार दिया जाए। लेकिन फैमिली कोर्ट में जो फैसला था वो अजीजुर रहमान के पक्ष में नहीं आया। फैमिली कोर्ट ने उसको नकार दिया। वहां पे जब ये केस हार गया अजीजुर रहमान, तो इसने प्रयागराज हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी, याचिका लगा दी, और उसके ऊपर सुनवाई हुई थी कल, यानी कि 10 अक्टूबर 2022 को। और जब सुनवाई हुई तो 2 जजेस की पीठ थी, न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी जी और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार जी की पीठ, जिन्होंने फैसला दिया आसमानी किताब को पढ़ करके। और आसमानी किताब में यहां स्पष्ट लिखा हुआ है, अदालत ने सूरा 4 आयत 3 का हवाला देते हुए कहा कि दूसरा निकाह तभी किया जा सकता है जबकि शौहर अपनी पहली बीवी और उससे हुए बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम हो। तो कल अजीजुर रहमान वहां पर भी केस हार गया। अब मेरे दोस्तों, मैंने आपत्ति बता दी। मेरी आपत्ति फैसले पे नहीं है, मेरी आपत्ति फैसला देने के तरीके पे है। आप संविधान के पन्ने पलटो, उसको कोट करके फैसला दो। आप किसी और किताब के पन्ने पलट के फैसला कैसे दे रहे हो? अभी बहुत विवाद चल रहा है आदि पुरुष नाम की फिल्म का। आदि पुरुष की ये लेके ये भी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस डाले जाएंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे आदि पुरुष पे प्रतिबंध लगवाने के लिए, बैन लगवाने के लिए। आज मैं एक मासूम सा सवाल पूछता हूं मेरे दोस्तों, अगर हमारे न्यायालय आसमानी किताब के पन्ने पलट के फैसले दे रहे हैं, तो क्या जब हम सुप्रीम कोर्ट में केस डालेंगे आदि पुरुष को प्रतिबंधित करने के लिए, आदि पुरुष पे बैन लगाने के लिए, तो क्या यही न्यायालय हनुमान चालीसा के पन्ने पलट के हमारे हक में फैसला देंगे? क्या यही न्यायालय बोलेंगे वहां पे, हाँ, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मुंह जनेऊ साजे? तो क्या आदि पुरुष में जिस तरह से जो हनुमान जी का किरदार निभा रहा है, जैसे हनुमान जी का चित्रण किया गया है, क्या ये माननीय न्यायालय हनुमान चालीसा के पन्ने पलट के छठ से, हाँ, हनुमान चालीसा का दोहा पढ़ के हमारे पक्ष में फैसला लिख देंगे कि हाँ जी गलत किया है, हनुमान जी गलत बनाए हैं, हनुमान चालीसा तो ऐसा कहती है या इस फिल्म में ऐसा नहीं है, बैन लगा दो फिल्म पे? ये एक वैलिड क्वेश्चन है। मेरी इतनी सी बाइट को संभाल के रखना, आने वाले दिनों में जब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जाएगी ये बाइट आपको काम आएगी। आपको याद होगा मेरे दोस्तों, ज्ञान वापी सही कह रहे हो लक्ष्य भाई, मैं आ रहा हूं अभी उन सब मुद्दों पे आ रहा हूं। मैंने कहा छोटा सा लाइव करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक केस चला था हिजाब को लेके, बहुत नौटंकी हुई देश में। कर्नाटका के वहां के माननीय हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था
उस दिन भी, उसी दिन जिस दिन कर्नाटका हाई कोर्ट में यह सुनवाई हुई थी, मैंने रात को लाइव किया था। अब तो काफी महीने हो गए उस बात को, शायद ध्यान नहीं कौन से महीने की बात है, मार्च अप्रैल के आसपास की कभी की बात होगी। तो तब भी मैंने ये कहा था कि हिजाब पे जो फैसला आया है हाई कोर्ट का, मैं उस फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन फैसला जिस तरीके से दिया है मैं उस पे प्रश्न चिन्ह लगाता हूं, उस पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। आप में से बहुत सारे साथियों को यह बात याद की होगी, किस किस को याद है जरा बता दो। जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं एक छोटी सी क्लिप यहां पे प्ले कर देता हूं, देखिए जरा। ये मार्च या अप्रैल के महीने की क्लिप है मेरी, जब फैसला आया था कर्नाटका हाई कोर्ट का हिजाब मामले के ऊपर, तब मैंने रात को क्या कहा था, और उस दिन भी अदालत ने कौन सी किताब के पन्ने पलट के अपना फैसला दिया था, जरा देख लीजिए। हिजाब। आप सभी को याद है, राजू भाई लिखते हैं याद है, नीरज जायसवाल जी याद है, अर्चना दीदी याद है। चलिए, ये तो चलिए बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इसलिए आप सभी लोगों को याद है। अमन सिंह जी, चलिए, हाँ, कविता सनातनी जी, ठीक है, भक्ति राजधारा याद है, शुभम भाई, ओके, ये है वो क्लिप, आइए इसको देखते हैं। ओपिनियन दैट वेयरिंग ऑफ हिजाब बाय मुस्लिम विमेन डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ। जज साहब ये दलील दे रहे हैं कि हिजाब के ऊपर फैसला देते हुए माननीय न्यायाधीश जी ने ये कहा था कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस इन ISLM LAM, उनके यहां पे ISLAM में ये एसेंशियल पार्ट नहीं है रिलीजियस प्रैक्टिस का, दैट्स वाई हम इसको हिजाब को कंपलसरी नहीं करते हैं। ये फैसला वहां पे दिया था। उस दिन भी सब लोग इस फैसले के समर्थन में खूब तालियां बजा रहे थे, खूब जश्न मना रहे थे, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाए, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर लाइव किया। मैं अकेला एक पागल था जो बैठा था, फैसले पे सवाल खड़ा कर रहा था, और फैसले के ऊपर सवाल नहीं था, मेरा सवाल था फैसला कैसे दिया गया, उस प्रक्रिया पे मेरा सवाल था। और मैंने उस दिन भी कहा था कि आज माननीय न्यायालय ने इतनी बड़ी बात कह दी कि जी आसमानी किताब में हिजाब जरूरी नहीं है, इसलिए हिजाब को हम भी जरूरी नहीं मानते। तब मेरा सवाल था, अगरचे आसमानी किताब में हिजाब जरूरी होता तो क्या, अगर उस किताब में जरूरी होता, लिखा होता, तो क्या करते जज साहब? तो क्या लागू कर देते पूरे देश में? भाई लॉ ऑफ द लैंड चलेगा, संविधान चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, देश का कानून चलेगा, या आसमानी किताब चलेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे दोस्तों। इस पे मीडिया में चर्चा होनी चाहिए थी, इस पे बड़े बड़े चैनल्स पे डिबेट बैठनी चाहिए थी, इस पे बड़े बड़े चैनल्स में कानून के जानने वाले, कानून के जानकार, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स और जजिस पैनल में आने चाहिए थे, रिटायर्ड जजिस को आना चाहिए था, सबको इस पे डिबेट करनी चाहिए थी, लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है। और ये भविष्य का ऐसा बड़ा खतरा है जिससे हमारा समाज अभी समझ ही नहीं पा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि कबूतर आंख मीच ले तो क्या बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी? बिल्ली झपट्टा मारेगी, और यहां तो बिल्ली नहीं बिल्ला है, और बिल्ला नहीं बाघड़ बिल्ला है, बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है। और हमारा समाज कबूतर की तरह आंख बीच के ना बैठे, इसलिए जो मुद्दे देश का मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं उठा रहा, उस मुद्दे को मैंने यहाँ पे लिया है, ये जानते हुए कि इस मुद्दे पे बहुत कम लोग आज यहाँ पे जुड़े। कोई बात नहीं, मुद्दा बड़ा है, मैं अपनी बात अवश्य रखूंगा। जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सब मेरे लिए आदरणीय, आप लोग इस बात को आगे लेकर के चलिएगा। मैं फिर से बोलता हूं, अगरचे इन किताबों के आसमानी किताब का हवाला दे के फैसला करोगे तो इतनी गलत परिपाटी सेट हो जाएगी, भविष्य में सारे फैसले धीरे धीरे उस आसमानी किताब से होंगे। और न्यायालय में क्या होता है मेरे दोस्तों, आप समझिए, कभी भी कोई बड़े केस होते हैं, जब उनमें आर्ग्यूमेंट्स होती है, उनमें जिरह होती है, बहसबाजी होती है, तो कोर्ट में क्या होता है, पक्ष और विपक्ष के जो वकील होते हैं, दोनों पक्षों के जो वकील होते हैं, वो रेफरेंसेस देते हैं। अब वो रेफरेंसेस दिए जाएंगे भविष्य में, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था अभी आपको, ये जो शुरू वाला केस था, है ना। अब भविष्य में कभी कोई केस अटका तो वहां पे क्या कहा जाएगा, कोई वकील होगा तो वो ये बोलेगा किसी और केस में कि सर जी 10 अक्टूबर 2022 प्रयागराज हाई कोर्ट जस्टिस केसरवानी जी एंड जस्टिस राजेंद्र कुमार जी की पीठ का फैसला नंबर दिस केस नंबर दिस ABC वर्सेस XYZ, उसका रेफरेंस देंगे। मिलॉर्ड देखिए, वहां पर भी उस दिन आसमानी किताब को रेफर किया गया था, आसमानी किताब का हवाला दिया गया था, सो व्हाई नॉट इन दिस केस? ये आने वाले समय में होगा, इस बाइट को भी रख लेना।
आने वाले समय में अदालतों में यह रेफरेंस दिया जाएगी इन केसेस की। अदालत में रेफरेंस दिया जाएगा कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले का, उसके वर्डिक्ट का। कहा जाएगा कि सर वहां पे माननीय न्यायाधीश ब्ला ब्ला, ये नाम उनका है, ये केस नंबर, ये फाइल नंबर, वहां पर भी आसमानी किताब को कोट करके फैसला दिया गया था, तो आज इस पे क्यों नहीं। ये बहुत गलत एग्जाम्पल हमारे समाज में सेट हो रहा है मेरे दोस्तों। मेरी आपत्ति इस पे है। ये आने वाला वो खतरा है जिसको कि कोई अभी पढ़ नहीं पा रहा, कोई अभी समझ नहीं पा रहा। न्यायालय उस किताब को पढ़ के फैसला कैसे दे रहे हैं? अगर फैसला देना ही था तो हमारी रामचरितमानस में क्या कमी थी, हमारी रामायण में क्या कमी थी? अरे अयोध्या के लिए हमने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है, जन्मभूमि के लिए हमने कोर्ट में जाकर के साबित किया, एक एक बात हमसे पूछा गया कि भगवान श्री राम कहां पैदा हुए थे, कौन से कमरे में पैदा हुए थे, भगवान श्री राम के उस महल में कितने कमरे थे, कब बना था, किस साल में बना था, कितने खंबे थे, खंबों की ऊंचाई कितनी थी, एक कमरे से दूसरे कमरे की दूरी कितनी थी, आर्कोलॉजिकल सर्वे हुए, वहां पे खुदाई हुई, वहां पे कितने सबूत दिए गए, कितने प्रमाण दिए गए, जमीन के अंदर जो जमीन दोज हो चुके पुराने राज थे वो राज निकले। पत्थरों ने बोला, गड़े गड़े खंबे जब निकले, गड़ी गड़ी आकृतियां निकली, शिवलिंग, अभी क्या हुआ ज्ञानवापी में, फव्वारा निकला। शिव पुराण को मान लो, बात खत्म करो, कल ही हमारे पक्ष में फैसला दे दो शिव पुराण पढ़ के। मथुरा का क्यों मामला अटका हुआ है? हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारी गीता, हमारी महाभारत, हमारी रामायण, हमारी रामचरितमानस, हमारी हनुमान चालीसा, हमारी मनुस्मृति, हमारे सारे ग्रंथ जो कहते हैं न्यायालय में किताबें ले आओ, खटाखट खटाखट जितने पेंडिंग केस है सबको निपटा दो, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं। इक्वल करो ना यार, फिर मामला बराबर करो ना मामला। ये थोड़ी चलेगा कि आप एक किताब को तो लेके आ जाओ, एक किताब के ऊपर पन्ने पलट के फैसले दो। सूरा नंबर 4 आयत नंबर 3, हम भजिया तल रहे हैं यहाँ पे, बहुसंख्यक समाज भजिया तलेगा। हमारी किताबों को भी तो पलट लो, फिर हमसे क्यों सर्वे करवा रहे हो? हम एक एक चीज का सबूत दें कि राम जी कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, कौन से कमरे में डिलीवरी हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कब बना था, एक एक चीज हम बता रहे हैं, कृष्ण जी को लेके, शिव जी को लेकर के। ये बहुत बड़ी बात है, ये मेरा सवाल है। आप लोग लिखते हैं भैया आपका याद है हिजाब का फैसला। चलिए मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूं, जो मैंने हिजाब के फैसले पे बोला था, सुनाइए एक बार, देख लीजिए इस क्लिप को। रिवाज का अंग नहीं है। ये opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. जज साहब ये दलील दे रहे हैं कि हिजाब जो है इस्लामिक रीति रिवाज का अंग नहीं है, ये इस्लामिक रीति रिवाज में नहीं आता है, इसलिए आप स्कूलों में यूनिफॉर्म में आए। हिजाब इस्लामिक रीति रिवाजों का हिस्सा नहीं है। अब हमारा यह सवाल है माननीय, अगर ये इस्लामिक रीति रिवाज का हिस्सा होता तो आपने फैसला यह दिया है कि हिजाब इस्लामिक रीति रिवाज का हिस्सा नहीं है। आपने कुरानों के हदीसों के हवाले से यह पूरा फैसला दिया है और आपने बोल दिया कि कुरान शरीफ में, हदीसों में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हिजाब जो है वो लाजमी है पहनना। इस्लामिक कल्चर में हिजाब की कोई आवश्यकता नहीं है, कोर्ट ये बोलती है। मैं ये पूछता हूँ, अगर से लिखा होता कि हिजाब पहनना आवश्यक है तो आपका फैसला क्या होता? अब क्या आप ये कहते कि चलो तो यूनिफॉर्म मत पहनो, हिजाब पहन के आओ? क्योंकि ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है आने वाले समय में। आज 2022 में आपको समझ नहीं आएगा। याद करोगे 140 करोड़ की आबादी में एक ही पागल आदमी था जो इस दिन भी रात को 10 बजे बैठ के उंगली कर रहा था। सारी दुनिया इस फैसले का जश्न मना रही होगी, लेकिन मैंने दीपक भाई वो बाल बराबर वो बात इसलिए पकड़ी है क्योंकि यहाँ पे शब्दों की बात है। और कोर्ट के जो होते हैं, जब आपका बेल हुआ था, मैं आपके बेल पेपर को भैया जब सब देख रहे थे ना, मैं कई घंटे तक पढ़ता रहा। लोग खुशबू में पागल हो गए, बेल मिल गई, खुशियां मनाओ, दीपक भाई, विनोद भाई बाहर आ रहे हैं, क्या कागज चाटते रहते हो सारे दिन। मैंने कहा भाई मेरा तो धंधा ये कागज चाटने का, क्या करूं? कागज नहीं चाटूंगा तो वो एक एक शब्द पकड़ते हैं भैया, कोमा फुल स्टॉप तक में फेल होता है। संदीप धामा भाई लिखते हैं, इस्लाम में काफिरों को मारना जायज है, जल्द ही इसी फैसले का हवाला देके हिंदू की हत्या को जायज सिद्ध किया जाएगा। वाह, क्या बहुत बड़ा पॉइंट दिया है कि हाँ इस्लाम में तो काफिर की हत्या जायज है। बस मैं यही कहना चाह रहा था जो मैंने मुंह से नहीं बोला। संदीप भाई आपने बात पूरी कर दी। दीपक भैया ये देखो, जो मैं मुंह से नहीं बोला था, हिजाब में कोर्ट ने यह बोला है कि इस्लाम में हिजाब कहीं भी जरूरी नहीं है, तो स्कूल में मत पहनो।
वेरी गुड, फैसला आया, देश ने जश्न मनाया, गुड गुड गुड, तालियां तालियां तालियां। लेकिन क्या कहा कि इस्लाम में जरूरी नहीं है। अब अगर इस्लाम को देखें तो वहां पे काफिर की हत्या जायज है। तो कल को अगर इस्लाम को मान के फैसला दिया तो काफिर की हत्या जायज है, तो मतलब फिर तो मारो, पेलो, एक एक को काट दो, कोई सजा नहीं होगी। ये वो पॉइंट था जो मैं रेस करना चाह रहा था, जो मेरे भाई संदीप राणा ने लिख दिया। ये मैंने उस दिन भी कहा था और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी लोग यहाँ पे वही सवाल उठा रहे हैं कि अगर उस किताब के पन्ने पलट के फैसले देना है तो उस किताब में तो कितनी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, उस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर काफिर के साथ में ये कर दो, वो कर दो, उनकी औरतें माली गनीमत है, मतलब कि हमारे घर की स्त्रियां। और कल को ये सब करके अदालत में केस जाएगा, जज साहब आएंगे, पन्ने पलटेंगे, आयत नंबर ये, सूरा नंबर ये, ठीक है जी, तुमने किसको उड़ाया, इसको उड़ाया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाइज्जत बरी, तुम्हारी किताब के हिसाब से अलाउ है, जायज है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो परिपाटी है जो माननीय न्यायालय सेट कर रहे हैं और मेरी आपत्ति इस परिपाटी से है। मैं चौथी पांचवी बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं आज यहाँ पे माननीय न्यायालय की शान में गुस्ताखी करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं यहाँ पे किसी माननीय जज साहब की शान में गुस्ताखी करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं यहाँ पे किसी भी अदालत की अवमानना करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं देश के कानून की इज्जत करने वाला बहुत ही सभ्य समाज का सभ्य नागरिक हूं, एक जिम्मेदार नागरिक हूं। लेकिन हाँ, मुझे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की उतनी छूट है जैसी कि किसी को भी है। मैं अपने विचार यहां पे रख रहा हूं, आप लोग भी अपने विचार रखते रहिएगा। ये कुछ आपको दिखाता हूं। जिस दिन मैंने कहा था हाई कोर्ट के फैसले पे, क्या हुआ? जब हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई हिजाब मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या हुआ देख लो, मेरी वो भविष्यवाणी तब भी सच साबित हुई थी। मैंने हाई कोर्ट पे सवाल उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट में वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पक्ष के, बुर्का पक्ष का वकील सलमान खुर्शीद, बुर्का पक्ष का जो वकील है सलमान खुर्शीद है, सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट को कुरान पकड़ा दी, आसमानी किताब दे दी और क्या कहा, ALLAH ने जो भी कहा है वो आपको मानना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को बुर्का पक्ष के वकील सलमान खुर्शीद ने दी आसमानी किताब और कह दिया कि नहीं मानने वालों को मिलती है सजा, नहीं मानने वालों को मिलता है दंड। कितनी बड़ी न्यूज थी ये, कितनी बड़ी बात थी और बहुत पुरानी नहीं है, 12 सितंबर 2022, एक महीना भी नहीं हुआ इस न्यूज को। मैंने ये बात कही थी हाई कोर्ट के समय, मान गए मेरे दोस्तों, वो भविष्यवाणी भी सच साबित हुई है। सुप्रीम कोर्ट में वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। ये परिपाटी सेट कर दी, ये एग्जाम्पल आपने सेट कर दिया। अब दूसरी पार्टी का वकील आएगा, अपनी किताब लाएगा, आसमानी किताब जज साहब के मुंह पे मारेगा और कहेगा इसको मानो, इसको नहीं मानोगे तो तुम्हारे भी पकौड़े तले जाएंगे, जहन्नुम की आग में तुम भी जलोगे। और ये बातें होती है। वो कहते हैं कि जी इस किताब को नहीं मानोगे तो दंड मिलता है, इसको मानना पड़ेगा। क्या आप देश में सारे फैसले उनकी किताबों से होंगे? यही वो सुप्रीम कोर्ट है जहां पे गौ माता को लेके एक याचिका जाती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट टका सा जवाब दे देता है। क्या कहता है, ऐसी याचिकाएं लेकर ही क्यों आते हो? सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग वाली याचिका, सुनवाई तक से कर दिया इनका, सुनवाई भी नहीं की गई और यह कह दिया कि ऐसी याचिकाएं लगाते ही क्यों हो? क्यों क्यों? माननीय, मादरणीय, मादरणीय मतलब माननीय प्लस आदरणीय, आप गलत मत समझिएगा, है मैं मादरणीय बोल रहा हूं, है मादरणीय। गौ माता के टाइम मिर्ची लग गई, बाकी जगह तुम आसमानी किताब लेके बैठ जाते हो। कमाल है भैया, तुम्हारे भी दोहरे मापदंड, क्या कहूं। और आने वाले दिनों में अगर ये किताबें लेकर के बैठेंगे तो ये वो सारी चीजें हैं आपके सामने, आप देख लीजिएगा कौन सी सूरा, कौन सी आयत, और इनको लेकर के अगर हमारे मादरणीय फैसला देने लग गए तो क्या होगा? फिर आपकी और हमारी गर्दनें कौड़ियों के भाव भी नहीं जाएंगी, यूं ही उतरेंगी, सबकी गर्दनें उतर जाएंगी, क्योंकि मादरणीय कह देंगे कि जी वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है कि जब यह महीना बीत जाए तो मुशरिकों को जहां भी पाओ उनका काम तमाम कर दो, उनको पकड़ो, उनको घेरो, हर जगह उनकी घात लगा के उनकी ताक में बैठो, और यदि वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें, यानी कि अपना मजहब बदल लें, अगर नीचे से कटवा लें और ज़कात दे दे तो उनको छोड़ दो, वरना उनको ऊपर से काट दो।
ये बकायदा उस किताब में लिखा हुआ है। अब हमारे मादरणीय इन किताबों का फैसला देकर के अगर कल को भगवान ना करे किसी के साथ में फिर से कन्हैया लाल जैसी हरकत हो जाती है तो कह देंगे नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, इट इज रिटन हियर, ओके बाय जदबरी, जाओ जी, एक निपटाया, दो चार और निपटाया, हम बैठे हैं तुम्हारे लिए। ये एक बड़ा सवाल है, ये मेरे मन की चिंता है। मैं अपनी चिंता और अपनी पीड़ा आज इस कैमरे पे व्यक्त कर रहा हूं। मैं देश के कानून में फिर से कह दूं पूरा भरोसा रखता हूं, पूरा विश्वास रखता हूं और मुझे यकीन है हमारा ऐसा कोई भी माननीय, कोई भी आदरणीय, कोई भी मादरणीय इस तरह का फैसला तो शायद नहीं देगा। समय रहते चेतने की आवश्यकता है। बड़े बड़े टीवी चैनल्स को इस पर डिबेट करनी चाहिए ताकि ये मामला देश के सामने आए। साइबर सिपाही बुरे वक्त से गुजर रहा है, हमारी रीच वो नहीं रही जो हमारी रीच हुआ करती थी, हमारी ऑडियंस, नए लोग हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो हमारी अपनी लिमिटेशंस है। लेकिन ये इतना बड़ा विषय है जिसको करोड़ों लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो अगर इस वीडियो की क्लिप्स को कहीं कोई हमारे मीडिया के साथी या दूसरे यूट्यूब चैनल्स के साथी भी ले सकते हैं और सभी लोग इस विषय को उठाएं, इस पे बात करें, तो देश में एक बहुत बड़ा अभियान चल सकता है और हम अपनी न्याय प्रणाली को, अपनी न्याय व्यवस्था को उतना ही शुद्ध रख सकते हैं कि वो जो भी फैसला दे, सही गलत ये वो, लेकिन संविधान पे दे, कानून की किताब पे दे, कॉन्स्टिट्यूशन पे दे, ना कि किसी और आसमानी किताब के पन्ने पलट के फैसला दे। दैट्स इट, इतना ही मुझे आज कहना था। आइए कुछ और चीजें मैं आपको दिखाता हूं फटाफट से। लाइक की संख्या 500 लाइक हुए हैं। 22:30 में मुझे आपको बताना होता है, आज बहुत कम लाइक है। हमारा टारगेट 1000 लाइक का होता है। अगर किसी ने अब तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। हम लोग 500 लाइक पीछे चल रहे हैं अपने निर्धारित लक्ष्य से। एक वीडियो हमारे को मिला है, वो वीडियो जरा मैं आपको दिखाता हूं, फिर इसी मुद्दे पे वापस आऊंगा। ये वीडियो मुझे बहुत सारे लोगों ने कल से भेजा है, पता नहीं क्यों भेज रहे हैं, और आज भी बहुत सारे लोगों ने भेजा है। मेरे पास तो कोई अपडेट है नहीं, देश में कोई बड़ी घटना घटी हो तो मुझे मालूम नहीं है। कुछ लोग ये वीडियो पता नहीं किस लिए भेज रहे हैं, जरा देखिए इसमें क्या है और ये मर क्यों भेजा मुझे समझ नहीं जाएगा आया अभी। कुत्ते, आज एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मात। ला 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 ला। आज एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मात। ला 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 ला। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, ये मेरे को क्यों भेज रहे हैं लोग व्हाट्सएप पे, मुझे सच्ची में समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ हुआ है क्या देश में? मैं एक्चुअली न्यूज व्यूज देख भी नहीं पाया हूँ कहीं समय से, क्योंकि बहुत व्यस्त रहता हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ। हाँ, पता नहीं यार कि आप लोग, अच्छा इतने सारे लोगों ने भेजा तो मुझे लगा कुछ हो गया होगा, कुछ हुआ होगा, पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है, पता नहीं यार। अच्छा मैंने पूछा भी भेजने वालों से, वो मेरे को ब्लॉक करके चले गए। उन्होंने कहा शुभम भाई आप अपडेट नहीं रहते हो, आप बड़े बासी आदमी हो, आप बड़े पुराने टाइप के आदमी हो, आपको कुछ पता ही नहीं होता। और सबने मेरे को ब्लॉक कर दिया, पता नहीं यार क्या कैसे लोग हैं यार। अब भेजा मेरे को और मैं पूछ रहा हूँ कि क्या किस लिए भेजा, कोई बता के भी राजी नहीं है। कमाल है। आओ अच्छा एक बार और लो, देख लो, कोई बात। आज एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मात। ला 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 ला। खैर इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आपने इस देश में जन्म लिया है, इस मिट्टी में जन्म लिया है, कम से कम ऐसे कार्य करें कि आपके जाने के बाद में कोई आपको इस तरह से याद ना करे। आपके जाने के बाद में आपका इस तरह से लोग आपको याद ना करें, ऐसा काम करना चाहिए। मैं आशा करता हूं हमारे माननीय आदरणीय जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों को न्याय देने की जिम्मेदारी है, कम से कम वो लोग तो कभी अपने बारे में ऐसे गीत सुनना पसंद नहीं करेंगे, कोई भी नहीं सुनना पसंद करेगा। तो सभी को इस देश की मिट्टी का, इस देश का नमक अदा करना चाहिए। मैं नहीं कहता धर्म का हक अदा करो, कम से कम देश की मिट्टी का तो हक अदा कर दो भाई। अब क्या होगा, औरत का आधा दिमाग, ये भी उस किताब में लिखा हुआ है। उस किताब में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि 2 औरतों की गवाही चाहिए एक पुरुष के बदले। 2 पुरुष हो तो 4 औरतों की गवाही, 3 पुरुष हो तो 6 औरतें, 4 पुरुष की बात हो तो 8 औरतों की गवाही, मतलब कि औरत आधे दिमाग की है। कल्पना कीजिए कल को कोई केस उठता है फिर से माननीय न्यायालय में और
मोमिना वहां पे आती है गवाही देने के लिए, सलमा आती है, सुल्ताना आती है, रुखसाना आती है, तो क्या हमारे माननीय न्यायाधीश ये कहेंगे कि तुम तो आधे दिमाग की हो? तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है एक औरत की गवाही नहीं चलेगी, दो की गवाही चलेगी, दो लेके आओ। भाई अगर किताब फॉलो करनी है तो पूरी तरह से फॉलो करो ना, ये थोड़ी सेलेक्टिव चीजें फॉलो करेंगे। मैं फिर से कहता हूं, मुझे किसी भी फैसले के ऊपर आपत्ति नहीं है, मेरी आपत्ति सिर्फ फैसला देने के तरीके पे है, और मेरा तरीका स्पष्ट है। कानून के फैसले कानून की किताब से होने चाहिए, ना कि किसी आसमानी किताब से। एक और छोटा सा वीडियो का अंश दिखा, तो इस वीडियो को यही विराम देंगे। मुझे आपसे जो बातें कहनी थी वो सारी बातें हो गई है। देख लीजिए, छोटी सी क्लिप उसी दिन की है जब कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया था हिजाब के ऊपर। कितनी है तो ये सिर्फ बोल रही हैं कि आज इनकी संख्या कितनी है, तो ये सिर्फ बोल रही हैं। जहां पे संख्या बढ़ी, इन्होंने वाकई न्यायालय को नहीं माना। द कश्मीर फाइल्स ये फिल्म आपके सामने जीवंत उसका उदाहरण है। पश्चिमी बंगाल आपके सामने उदाहरण है, केरल आपके सामने उदाहरण है, कितनी सारे राज्य हैं, कितने सारे शहर और कहां कहां पे दंगे हुए, वो सब कुछ आपके सामने उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है कि इन्होंने कोर्ट को, मैं वो क्या बोलूं जो अदित भारती ने बड़े प्यार से कहा था, अपने शरीर के कौन से हिस्से पर रखा है, इन्होंने एक्चुअली कानून को वहीं पे रखा हुआ है और इनके इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं, ये टाइम गेन कर रहे हैं धीरे धीरे। आज जो फैसला आया, आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में कई साल खींचता रहेगा, तब तक इनकी अपनी तैयारी ग्राउंड पे होती रहेगी और एक दिन ऐसा आएगा ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, अभी भी नहीं मानते हैं। तो मुझे आज आपसे इतनी ही बात करनी थी। ये मुद्दा छोटा वीडियो इसलिए ताकि लोग बाद में भी देख सके, मुद्दा बड़ा है, वीडियो छोटा ही होना चाहिए। कुछ सुपर चैट कमेंट्स हैं, उनको मैं फटाफट से ले लेता हूं। जिन्होंने भी आज इस लाइव में सुपर चैट के माध्यम से कंट्रीब्यूट किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मेंबरशिप लिया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। विनायक मेधी जी, आपने मेंबरशिप लिया, थैंक यू सो मच मेंबरशिप लेने के लिए बड़े भाई आपका। मयूर जी ने आज के लाइव का पहला कंट्रीब्यूशन किया है और लिखते हैं मैरिजेस इट इज दे वांट शरिया नॉट फॉर एग्जैक्टली। इनके लिए शरिया और रॉबरी, जो कहती है हाथ काट दो, उसके लिए बेल देते फिरते हैं। भैया फिर बेल की धारा कहां लिखी है, जमानत की बात कहां लिखी है आसमानी किताब में? फिर आप अपने उस भालू को जमानत पे क्यों लेकर के गए? भालू को अंदर सड़ने दो, तब अपनी आसमानी किताब साइड में रखोगे, तब संविधान ले आओगे। और जो लोग देश में नारे लगाते हैं ना, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, हाय संविधान, छातियां पीटते हैं, उनसे पूछो संविधान खतरे में ऐसे होता है जिनके फैसले दूसरी किताब पढ़ के दिए जा रहे हैं, तब संविधान खतरे में होता है। कि संविधान को साइड में रख दो और दूसरी किताब से फैसले दो, उसे कहते हैं संविधान को खतरे में होना। हेमचंद्रा जी धन्यवाद सुपर स्टिकर से कंट्रीब्यूशन करने के लिए। आदित्यनाथ जी, भैया एक अच्छा न्यूज है, 3 दिन प्रतिवाद के बाद वो बहुत बड़े, बहुत आपकी मेल देख ली थी हमारी टीम ने, मेरे को वो स्क्रीनशॉट आपकी ईमेल का भेजा था व्हाट्सएप पे, आपको रिप्लाई भी कर दिया और सुबह उसका अपडेट भी मिल गया था और अभी वाला अपडेट भी बहुत अच्छा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऑपोजिशन आ गया है, वकील भी लग गए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आपको भी बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस केस में लगे रहे हो। मेरे मन से आपको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा, अगर आप छोटे हो तो बहुत सारा आशीर्वाद, आप बड़े हैं तो बहुत सारा साधुवाद। चलिए बहुत सुंदर। शारदा शुक्ला जी जय श्री राम। भैया मेरा विचार भी पढ़े। दीदी आपका विचार क्या है? अब तो ऊपर काफी निकल गया होगा, ये सुपर चैट भी 10:18 की थी, तो अब तो वो सारे कमेंट्स निकल गए होंगे। वापस दे दीजिएगा, अगर कोई विचार होगा तो मैं उसका डेफिनेटली पढ़ लूंगा। दुर्जन सिंह जी, भाई साहब आप कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो, ये मेरा मानना है। मैं साधारण से भी साधारण हूं मेरे भाई। बस मैं उस पॉइंट को पकड़ता हूं जिसको बहुत सारे लोग शायद मिस कर जाते हैं। जो मैंने कहा कि कबूतर आंख बंद कर ले तो बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी, क्या मारेगी? मैं वो पॉइंट्स पकड़ता हूं क्योंकि मेरी जिंदगी इन कामों में निकली है। यही एक छोटा सा फर्क है और कुछ भी नहीं है। मैं बहुत साधारण से भी साधारण, और मुझे असाधारण अगर बनाया है तो आप जैसे भाइयों ने, आप जैसी बहनों ने बनाया है, वरना इन खाली दीवारों से बात करके मैं क्या करता, पागल ही हो जाता है ना। तो आप लोग हैं जो इतना प्यार करते हैं और आप ही के कारण शुभम मंगला चल रहा है। आपका प्यार और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। रोहित कुमार जी, क्या हम, लगता तो यही है रोहित भाई जो मैं आपको बता रहा हूं वो सब चीजें। अभिनव भारत भाई, जो साथी पहली बार जुड़े कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा और लाइव के बाद में चैनल की अंडर कवर स्टोरीज की प्लेलिस्ट को अवश्य देखिएगा ताकि आपको हमारे मिशन को समझने में सहायता हो। विनोद मिश्रा भाई लिखते हैं, महाधरणी हमको कुछ और सुनाई दे रहा है। जो आप सुन रहे हो शायद आप ठीक ही सुन रहे हो, वही कहना चाहता हूं, कैमरे पे पूरा बोल नहीं सकता। मतलब मैं आदरणीय और माननीय कहना चाहता हूं, है ना, जो आदरणीय है।
चलिए, शारदा शुक्ला जी, आज हरे टिड्डों के लिए आसमानी किताब से फैसला आया, कल को हिंदुओं के लिए आसमानी किताब से फैसला आएगा सर। एग्जैक्टली यही चीज अभी तो डिस्कस की है, और मैंने तो ये बात उस दिन बोली थी जब कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया था मेरी बहन, कि आज मोमिनों के लिए उस किताब से फैसले आ रहे हैं, कल को हमारे लिए भी उस किताब से फैसले आएंगे, तो सारे साफ खत्म। आज टोपी वालों के लिए फैसले आ रहे हैं, कल को तिलक वालों के लिए अगर वहां से फैसले आए तो सब आसान हो जाएगा। फिर तो हर घर में कमलेश तिवारी, हर घर में कन्हैया लाल, और सब खत्म, जलवा ही जलवा है। तो चलिए, आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा मेरे दोस्तों। ये जानकारियां जो फ्लैश हो रही हैं इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके दिल की आवाज है, जो बातें आपके दिल में उमड़ती हैं, पनपती हैं, उनको आवाज देने का काम किया है शुभम भाई ने, साइबर सिपाही ने, तो जो भी माध्यम है हमें मजबूती देने के, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को प्रमोट कीजिएगा। और ये हमारा नहीं है, आप ही का है। और पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई के माध्यम से जो साथी सक्षम है सीधे सपोर्ट कर दीजिएगा 9891002380 पे। भारत के बाहर से देखने वाले हिंदुस्तानी भाई बहन पेपैल के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, paypal.me/cybersipai। अकाउंट डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन है। और चैनल पे आप लोग सुपर चैट, सुपर स्टिकर या ज्वाइन बटन दबा करके चैनल की मेंबरशिप लेके भी हमारे मिशन को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा दोस्तों कल रात को 10 बजे। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। सभी को नमस्ते, सभी को जय श्री राम, सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। न्याय व्यवस्था की जय हो, ये जय हो, है ना? ऐसे ही कर दो आप भी अपने अपने घरों में, जय हो। दोनों हाथों से जय हो, एक से करते गलत संकेत जाता है, इसलिए दोनों हाथों से जय हो।